हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रिवीजन सीरीज़ फॉर क्लास 10th, जिसमें हम आपके सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। और पूरे सब्जेक्ट्स नहीं हो पाए तो कम से कम थ्योरी सब्जेक्ट्स को हम अच्छे से आपको वन शॉट में कंप्लीट रिवीजन करवाने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको सारी वीडियोस जो भी पढ़ाएं उनका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ जियोग्राफी, दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सो हम पूरा चैप्टर बहुत क्विकली वन शॉट में करने वाले हैं। सो रिसोर्सेज, everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible, culturally acceptable and can be termed as resources। अब रिसोर्स क्या होते हैं? हमारे इन्वायरमेंट में हमें जो भी अवेलेबल है, जो कि हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, जो चीज़, उसे हम रिसोर्स बोलेंगे। और यहीं तक नहीं, वो जो रिसोर्स है वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उस चीज़ को यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कोल। अगर हमारे पास कोल को यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी ही नहीं होती तो क्या हम उसे रिसोर्स बोल सकते? नहीं। सिमिलरली वो इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए, यानी कि आपके लिए कोई चीज़ रिसोर्स कब कहलाएगी? जब आपके पास पैसे हों उस चीज़ को खरीदने के लिए, तब वो चीज़ आपके लिए रिसोर्स कहलाएगी। थर्ड थिंग, कल्चरली एक्सेप्टेबल। ऐसा ना हो कि आपका जो कल्चर है वो आपको उस चीज़ को यूज़ करने की इजाज़त ही ना देता हो, तो वो चीज़ कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए, तभी वो चीज़ आपके लिए रिसोर्स कहलाएगी। तो रिसोर्स वो चीज़ें होती है जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल होती हैं और वो आपकी नीड सेटिस्फाई करती है। ऑल्सो वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होती हैं, इकोनॉमिकली फिजिबल होती है और कल्चरली एक्सेप्टेबल होती है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज 4 तरह से क्लासिफाई किए गए हैं: ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं, मतलब जो लिविंग थिंग्स होती हैं उन सभी को हम बायोटिक रिसोर्स बोलेंगे। एंड एबायोटिक रिसोर्सेज आर ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, बायोटिक का फ्लोरा फोना, प्लांट्स जो है, प्लांट्स और एनिमल्स, दोज विल बी टर्म्ड एज फ्लोरा फोना। एंड ह्यूमन बींग्स, तो ये होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक सारी नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि रॉक्स, मेटल्स, ये हैं अबायोटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो रिसोर्सेज रिन्यू हो सकते हैं या फिर दोबारा से प्रोड्यूस हो सकते हैं फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस से, उन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलेंगे। जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी। तो एक बार सोलर एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो गई तो दोबारा से हमें मिल सकती है, क्योंकि सन जो है वो हमेशा अर्थ के अराउंड होता है। सो सन की रेज से सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये दोबारा से जनरेट हो सकते हैं। सो दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक बार कंज्यूम होने के बाद दोबारा से प्रोड्यूस नहीं हो सकते, या फिर प्रोड्यूस होते भी हैं तो उन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो मतलब एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग है, क्या वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जिंदा रह सकता है? नहीं। तो उसके हिसाब से तो वो उस टाइम पीरियड में दोबारा से एक बार कंज्यूम होने के बाद दोबारा से प्रोड्यूस नहीं हो सकते। तो जो रिसोर्सेज दोबारा से प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलेंगे, जैसे कि ऑयल, कोल। तो ये एग्जाम्पल है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पे कौन ओनर है, इसके हिसाब से भी 4 टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं: इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो वन बाय वन सबको समझ लेते हैं एक बार। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज। जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन ओन करता है जिन रिसोर्सेज को, उन्हें हम इंडिविजुअल रिसोर्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्लॉट या फिर घर, ये एक पर्टिकुलर पर्सन का होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन ओन करता है, तो हम इन रिसोर्सेज को इंडिविजुअल रिसोर्सेज बोलेंगे। नेक्स्ट इज कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। जो पूरी कम्युनिटी के रिसोर्सेज होते हैं उन्हें हम कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स बोलेंगे, यानी कि पूरी कम्युनिटी के लिए जो रिसोर्सेज हैं, मतलब कि जो रिसोर्सेज सभी मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी यूटिलाइज करते हैं या फिर सभी
जो रिसोर्सेज सभी मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी के लिए एक्सेसिबल हैं, उन रिसोर्सेज को हम कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज बोलेंगे। फॉर एग्जांपल पब्लिक पार्क, तो सभी के लिए होते हैं पब्लिक पार्क। पिकनिक स्पॉट्स, तो ये है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज या फिर कम्युनिटी ओन करते हैं रिसोर्सेज को। नेक्स्ट इज नेशनल रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्सेज किसी नेशन के अंडर में आते हैं तो उन्हें हम नेशनल रिसोर्सेज बोलेंगे। यानी कि एक कंट्री से जो भी रिसोर्सेज बिलोंग करते हैं तो उन्हें हम नेशनल रिसोर्सेज बोलेंगे। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो रिसोर्सेज जो मतलब देखो मैं आपको समझा देती हूँ इंटरनेशनल रिसोर्सेज का। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंडिया, आई कैन डू इट वेल एंड परफेक्ट। तो मान लो ये इंडिया है, थोड़ा बहुत रफ आइडिया आपको मिल जाएगा। इसकी ओशन अराउंड ओशंस हैं, तो उस ओशन में 200 किलोमीटर के बाद का जो एरिया है वो इंडिया में काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे, उस रिसोर्सेज में जो मतलब उस इलाके में जो भी रिसोर्सेज आएंगे उन्हें हम बोलेंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज। यानी कि कंट्री की बाउंड्री के 200 किलोमीटर के बाद जो रिसोर्सेज आएंगे उन्हें हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज बोलेंगे। और वो एक पर्टिकुलर कंट्री के नहीं होते, तो कोई भी कंट्री उन्हें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की परमिशन के बिना यूज़ नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। सो बेसिकली 4 टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं: पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व्स। तो लेट्स सी। फर्स्ट इज पोटेंशियल रिसोर्सेज, resources which are found in region but not have been utilized. For example, the regions Rajasthan and Gujarat have enormous potential for the development of wind and solar energy. Potential resources कौन से होते हैं? जो कि एक रीजन में मिलते तो हैं लेकिन हम उन्हें इतना यूटिलाइज नहीं करते। जैसे कि राजस्थान में और गुजरात में विंड और सोलर एनर्जी का बहुत ज़्यादा स्कोप है लेकिन हम इतना ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करते। सो दोज रिसोर्सेज आर टर्म्ड एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। Next is developed resources. Resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization. Developed resources कौन से होते हैं? जिनको सर्वे किया गया है, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी डिटरमाइन कर ली गई है, चेक कर ली गई है रीयूटिलाइजेशन के लिए, यूज़ के लिए, तो उन्हें हम डेवलप्ड रिसोर्सेज बोलेंगे। नेक्स्ट इज स्टॉक। रिसोर्सेज that have been surveyed but cannot be used due to lack of technology. जिन रिसोर्सेज का सर्वे कर लिया उनके लिए लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। जैसे कि वाटर, हमें पता है वाटर 2 इनफ्लेमेबल गैसेस से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, जो कि एनर्जी का बहुत रिच सोर्स है, लेकिन हम उनको कैसे यूज़ करें इसकी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो उन रिसोर्सेज को हम स्टॉक बोलेंगे जिनके रिगार्डिंग हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। रिजर्व्स, resources that have been surveyed and we can use them with present technology. जो रिसोर्सेज सर्वे किए गए हैं उन्हें हम प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ भी कर सकते हैं। देयर यूज़ हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड, लेकिन हम उनका यूज़ नहीं करते, उन्हें फ्यूचर यूज़ के लिए रखते हैं। दोज आर नोन एज रिजर्व्स। जैसे कि डैम्स के अंदर जो पानी होता है या फॉरेस्ट, तो वो हमने रिजर्व कर रखे हैं आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो उन्हें हम रिजर्व्स बोलेंगे। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। हमें पता है रिसोर्सेज का ह्यूमन सर्वाइवल में बहुत ज़्यादा मेजर रोल है, वाइटल रोल है। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। हम ऐसा मानते हैं कि जो रिसोर्सेज है वो नेचर के फ्री गिफ्ट्स होते हैं। ह्यूमन बींग्स यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। और ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि रिसोर्सेज तो नेचर का फ्री गिफ्ट है, तो उन्हें इतना ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं जिसके वजह से बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। रिसोर्सेज थोड़े लोगों की जो ग्रीड है, लालच को कम करने के लिए या फिर उनकी ग्रीड को फुलफिल करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ किया जा रहा है। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। अब देखो हमारी कंट्री में क्या है कि कुछ जो लोग हैं उनके पास तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं। देखो मैं आपको समझाती हूँ। जो रिच लोग हैं हमारी कंट्री के, उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, है ना, मोर रिसोर्सेज दे आर हैविंग, और पुअर के पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं।
जिससे क्या होता है, रिच और पुअर का गैप बढ़ता ही जा रहा है। बहुत ज़्यादा लोग जो रिच हैं वो रिच होते जा रहे हैं और पुअर है वो पुअर होते जा रहे हैं, क्योंकि रिच के पास पहले ही बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है और पुअर के पास जो है वो कम होते जा रहे हैं। मतलब थोड़े लोगों के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और जो ज़्यादा लोग हैं उनके पास थोड़े रिसोर्सेज हैं। Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis such as global warming। अब इतना ज़्यादा रिसोर्सेज का एक्सप्लोइटेशन हो रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन जैसे हालात हो गए हैं। फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल। अब सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर लाइफ की क्वालिटी अच्छी बनानी है, ग्लोबल वार्मिंग, लैंड डिग्रेडेशन, इनको हमें कम करना है तो हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, यानी कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा रिसोर्सेज का। ऐसा नहीं कि रिच के हाथ में तो बहुत सारे रिसोर्सेज आ गए लेकिन पुअर के पास बहुत कम क्वांटिटी है। तो हमें सबको इक्वली फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे रिसोर्सेज, दैट विल इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। लोगों की ज़िंदगी अच्छी होगी और ग्लोबल पीस भी बढ़ेगा। For using resources judicially, we need to adopt sustainable economic development. रिसोर्सेज को जुडिशियली यूज़ करने के लिए हमें सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्लान बनाना होगा। हमें रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा। हमें सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो तरीका है वो अपनाना होगा। अब ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब है? मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट को बिना डैमेज करे हमें ऐसे यूज़ करना होगा रिसोर्सेज का। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड्स ऑफ, हमें मतलब रिसोर्सेज का ऐसे यूज़ करना होगा कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचे। ऐसा नहीं कि सारे रिसोर्सेज हम ही यूज़ कर ले, फ्यूचर के लिए तो कुछ बचे ही ना। तो दैट मीन्स सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज़ रिसोर्स प्लानिंग। सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक मैं आपको बता दूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आ सकता है या फिर ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे हम इक्विटेबल यूज़ करें रिसोर्सेज का। तो आप सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट टेक्निक है आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग इज़ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स। अब ये रिसोर्स प्लानिंग एक इतना ईजी प्रोसेस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स है, वो तीनों हम पढ़ने वाले हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि किन रीजन्स में, एक कंट्री के किस किस रीजन में कौन कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं या फिर प्रेजेंट हैं, तो इसकी एक आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। दिस इन्वॉल्व्स, इसमें क्या करना पड़ेगा? सर्वे करना पड़ेगा, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, कि क्या क्वालिटी है उन रिसोर्सेज की और कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ये सब कुछ सर्वे करना पड़ेगा, इनकी मैपिंग करनी पड़ेगी और इन रिसोर्सेज की मेजरमेंट करनी पड़ेगी। तो ये फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग का। सेकेंड स्टेप इज इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। सेकेंड है एक स्ट्रक्चर प्लान करना पड़ेगा कि कैसे अप्रोप्रिएट, कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन से स्किल्स, हम कौन से इंस्टीट्यूशनल सेटअप यूज़ करेंगे इन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट प्लान के लिए। तो सेकेंड है स्ट्रक्चर प्लान करना। थर्ड, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। फिर जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट प्लान होगा उससे हम अपने रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को मैच करेंगे। ये थर्ड और फाइनल स्टेप होगा। नेक्स्ट इज लैंड रिसोर्सेज। सो हमें पता है लैंड एक नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लैंड के ऊपर होती है। नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ भी लैंड के ऊपर ही जिंदा रह पाती है, ह्यूमन लाइफ, ये सारी चीज़ें लैंड के ऊपर डिपेंडेंट होती है। लैंड इज़ प्रेजेंट इन लिमिटेड साइज, सो वी मस्ट यूज़ देम इफेक्टिवली। हमें पता है लैंड इतना ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है, बहुत लिमिटेड लैंड प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे, तो हमें उसे बहुत इफेक्टिवली यूज़ करना पड़ेगा। लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया। अब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में कैसे लैंड रिसोर्सेज हैं और कितना प्रेजेंट है।
अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन। इंडिया में जो टोटल लैंड है उसका 43% लैंड जो है वो प्लेन है, विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, जहाँ पर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जैसा काम किया जाता है। अबाउट 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री आर माउंटेन्स, और 30% जो एरिया है वो माउंटेन है, विच इंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। और वहाँ पर जो है जो रिवर्स है वो फ्लो करती हैं और वहाँ पे टूरिज्म और इकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं। और 27% वो प्लेट्यू से कवर्ड है, प्लेट्यू रीजन से, दैट पोजेसेस रिच रिजर्व्स, जहाँ पर मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, ये सब कुछ प्रेजेंट है। तो ये हमने पढ़ लिया क्या, प्लेन एरिया 43%, 30% इज माउंटेन एंड 27% इज प्लेट्यू एरिया, और कहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है। सो दिस इज द सेम विच वी हैव लर्नड। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, इंडिया में हम कैसे लैंड को यूज करते हैं। सो द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स, हम इन फैक्टर्स के रिगार्डिंग लैंड को यूज करते हैं, सॉइल टाइप्स, क्लाइमेट, टोपोग्राफी। तो बेसिकली लैंड का यूज़ हम इन चीज़ों को देखकर करते हैं। टोपोग्राफी का मतलब होता है फिजिकल फीचर्स, जैसे कि लैंड के बारे में कर्स हैं, जैसे कि हिल्स हैं, रिवर्स है, दोज कम इन टोपोग्राफी। तो हम ये चीज़ देखकर, क्लाइमेट का कैसा है उस रीजन का, सॉइल किस टाइप का है, टोपोग्राफी क्या है, इन चीज़ों को देखकर उस लैंड को यूज़ करते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन एक्सेट्रा। और ह्यूमन फैक्टर्स भी देखे जाते हैं कि उस एरिया में क्या पॉपुलेशन डेंसिटी है, कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, क्या कल्चर है, क्या ट्रेडिशन है, इन चीज़ों को देखकर हम उस लैंड को यूज़ करेंगे। लैंड यूज डाटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। हमारी कंट्री का जो टोटल 93% ऑफ लैंड है ना, सिर्फ उसका ही डाटा अवेलेबल है, क्योंकि लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट असम हैज़ नॉट बीन डन फुली। क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, मतलब असम के अलावा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, उनकी रिपोर्टिंग अच्छे से नहीं की गई है। Also, some areas of Jammu Kashmir and occupied by Pakistan and China have also not been surveyed. और जो जम्मू कश्मीर का एरिया है जो पाकिस्तान और चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, उसको भी सर्वे नहीं किया गया है। तो इस वजह से पूरे हमारी कंट्री के लैंड का डाटा अवेलेबल नहीं है। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, अब लैंड क्यों डिग्रेड हो रहा है, क्यों कम होता जा रहा है, और लैंड को कंजर्व करने के लिए क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं हम, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग कंट्रीब्यूटेड इन लैंड डिग्रेडेशन। ह्यूमन की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि जंगलों को काटना, ओवरग्रेजिंग करवाना। ओवरग्रेजिंग क्या होती है, जब जो कैटल्स हैं वो ज़्यादा ग्रेज कर लेती हैं ग्रासेस को, सो उससे लैंड की डिग्रेडेशन हो जाता है। माइनिंग, क्वेरिंग, तो इन सभी की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। मेजर्स टू कंट्रोल, अब क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए। एफोरेस्टेशन, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स। शेल्टर बेल्ट्स आपने अपने एरिया में भी देखी होंगी, प्लांट्स की शेल्टर बेल्ट्स को हम प्लांट कर सकते हैं। ओवरग्रेजिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, मतलब जो सैंड ड्यून्स हैं उनको स्टेबलाइजेशन होने से, हम सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइजेशन होने से रोक सकते हैं बाय थॉर्नी बुशेस। मतलब सैंड ड्यून्स हमें पता है बहुत ज़्यादा डेजर्ट एरिया में जो रेत के ऐसे ऐसे पहाड़ बन जाते हैं, उनको हम रोक सकते हैं थॉर्नी बुशेस लगा के, ताकि ऐसे जो सैंड है वो फ्लो ना करे, एयर में उड़ के कहीं और सैंड ड्यून्स ना बने। तो उसके लिए हम थॉर्नी बुशेस उगा सकते हैं। उससे क्या होता है, थॉर्नी बुशेस उगाने से वो जो सैंड है उसको ऐसे उनकी रूट्स पकड़ लेती है, होल्ड करके रखती है, और वो सैंड उड़ नहीं पाती। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स, वेस्ट लैंड को हम प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। माइनिंग एक्टिविटीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और फॉरेस्ट को जो है हम, मतलब फॉरेस्ट को हम कम ना करें, पेड़ काटने से रुक जाएं, तो इन चीज़ों से भी लैंड डिग्रेडेशन में कंट्रोल आ सकता है।
अब सॉइल भी एक रिसोर्स है, तो सॉइल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सॉइल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और ये रिन्यूएबल है, यानी कि दोबारा से फॉर्म हो सकती है। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, यहाँ पर प्लांट ग्रो होते हैं, प्लांट ग्रो होने का एक मीडियम है। एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे प्रेजेंट है वो सॉइल की वजह से ही प्रेजेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, अब सॉइल कितनी टाइप्स की हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, texture, age, chemical, physical properties, the soils of India can be classified in different types. मतलब क्या soil का कलर है, कितनी थिक है, क्या टेक्सचर है, कितनी पुरानी है, क्या एज है मतलब कि कितनी पुरानी है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग, इन सभी चीज़ों को देखकर इंडिया की सॉइल अलग अलग तरह की होती हैं। तो सबसे पहले होती है एलुवियल सॉइल, देन ब्लैक सॉइल, द थर्ड वन इज रेड एंड येलो सॉइल, एंड देन लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। तो ये सारे हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, एलुवियल सॉइल। एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है यानी कि दिल्ली वाला एरिया, राजस्थान वाला एरिया, ऊपर का जो एरिया है नॉर्दर्न प्लेन्स वाला, वो सारा एलुवियल सॉइल से ही बना हुआ है। Also found in the eastern coast plains, particularly in the deltas of Mahanadi, Godavari, the Krishna and Kaveri. तो ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे यही सॉइल मिलती है जो गोदावरी, मेहंदी, कृष्णा, कावेरी, इन रिवर्स के डेल्टा पे भी ये सॉइल मिलती है। फर्टाइल सॉइल देयरफॉर फिट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ये बहुत फर्टाइल सॉइल होती है और ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। Regions of alluvial soils are intensively cultivated and densely populated. जो alluvial soil जहाँ पर present है वहाँ पर बहुत ज़्यादा cultivation होती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा population भी present होती है। Rich in potash, phosphoric acid and lime, which are ideal for growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulse crops. और जो ये सॉइल है ये पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, इनकी क्वांटिटी इसके अंदर ज़्यादा होती है, जिससे शुगर केन, पैडी क्रॉप्स, वीट और दूसरी सीरियल पल्स क्रॉप्स की जो खेती है वो अच्छी हो पाती है इस सॉइल पे। ब्लैक सॉइल, अब ब्लैक सॉइल क्या होती है? ब्लैक इन कलर, ब्लैक कलर की होती है और इसे हम रिगर सॉइल भी बोलते हैं या बोला जाता है। आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। इसमें कॉटन बहुत अच्छा होता है और इसे हम ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। फाउंड इन प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अलोंग द गोदावरी एंड कृष्ण वैलीज, यहाँ पर जो है इन प्लेट्यूज में ये ब्लैक सॉइल मिलती है, प्रेजेंट होती है। मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल की बनी होती है, वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, और इसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है इसके अंदर मॉइस्चर को होल्ड करने की। ये कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश और लाइम, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिच होती है, मतलब ये इन चीज़ों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है सॉइल में। नेक्स्ट इज रेड एंड येलो सॉइल, फाउंड इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू। अब ये रेड और येलो सॉइल्स जो हैं वो लो रेनफॉल वाले इलाके में मिलती है, जैसे कि ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट और सदर्न पार्ट पे। ऑल्सो फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग द पीडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो इस एरिया में ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न, इन एरिया में जो है ये सॉइल मिलती है। डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू, और ये थोड़ी सी रेडिश कलर की होती है क्योंकि ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन एंड क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, क्योंकि इसके अंदर आयरन का डिफ्यूजन होता है इन क्रिस्टलाइन क्रिस्टल्स की फॉर्म में, और मेटामॉर्फिक रॉक्स की वजह से ये रेडिश कलर की हो जाती है। नेक्स्ट इज लेटराइट सॉइल। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि वाई दिस सॉइल इज रेडिश इन कलर, सो आप ये बता सकते हैं। नेक्स्ट इज लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है और बहुत तेज़ बारिश होती है वहाँ पर ये सॉइल मिलती है।
फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड असम। तो इन एरियाज में ये सॉइल मिलती है। सुटेबल फॉर कल्टिवेशन विद एडिक्वेट डोजेज ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। इसके अंदर कल्टीवेशन की जा सकती है जब इसके अंदर हम एडिक्वेट डोज दे, मैन्योर और फर्टिलाइज़र का इसके अंदर एडिक्वेट मात्रा डालने की ज़रूरत पड़ती है, जब ये कल्टीवेशन के लिए सूटेबल हो जाती है। लो ह्यूमस कंटेंट बिकॉज डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। इसके अंदर ह्यूमस कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि डिकम्पोजर्स नहीं होते, बैक्टीरिया वो मर जाते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से, इसलिए ह्यूमस बहुत कम होती है। एरिड सॉइल्स। अब एरिड सॉइल जो है वो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान में मिलती है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दी सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल। प्रॉपर इरिगेशन होने के बाद इसके अंदर कल्टिवेशन पॉसिबल हो पाता है। लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर बिकॉज ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर मेक इवेपोरेशन फास्टर। इसके अंदर ह्यूमस भी नहीं होती और ना ही मॉइस्चर होता है क्योंकि क्लाइमेट बहुत ड्राई होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जिससे इवेपोरेशन बहुत फास्ट हो जाती है, इसलिए मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होता है इवेपोरेशन की वजह से। सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय इवेपोरेटिंग द सॉइल। अब बहुत ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट होता है इस मिट्टी के अंदर और कॉमन सॉल्ट भी ऑब्टेन किया जा सकता है जब हम इसे इवेपोरेट कर दें इस सॉइल को। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट सॉइल। सो बेसिकली अभी तक स्टूडेंट्स आपको कोई भी डाउट है या कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आई विल श्योरली रिप्लाई यू गाइज एंड ऑल्सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल। सो नेक्स्ट इज फॉरेस्ट सॉइल्स। फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। तो ये हिली और माउंटेनियस रीजन्स में मिलते हैं ये फॉरेस्ट सॉइल, जहाँ पर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट प्रेजेंट होते हैं। फीचर्स डिफर बेस्ड ऑन लोकेशन। तो मतलब अलग अलग जगह पे ये फॉरेस्ट सॉइल अलग अलग होती है लोकेशन की वजह से। मतलब कहीं की हिल्स अलग होते हैं तो उन फीचर्स की वजह से, उस लोकेशन की वजह से इसका थोड़ा सा टेक्सचर या फीचर अलग होता है इन फॉरेस्ट सॉइल्स का। लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स। जहाँ पर वैली होती है वहाँ पर ये लोमी और सिल्टी होती है और कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप्स, और अपर स्लोप्स पे ये कोर्स होती है। सिल्ट इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एलुवियल फैंस आर फर्टाइल। कहने का मतलब ये है कि जो वैलीज के लोअर साइड पे यानी कि जैसे कि रिवर टेरेसेस पे वहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्टाइल सिल्ट मिलता है। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। अब सॉइल कैसे इरोड होती है, कैसे मतलब इरोजन हो जाता है और सॉइल को हम कैसे कंजर्व करते हैं, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। नेचुरल वेज ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन होता है किन वजहों से? विंड की वजह से, ग्लेशियर की वजह से, वाटर की वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़, कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है? डिफोरेस्टेशन की वजह से, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग कंट्रीब्यूट्स इन सॉइल इरोजन। इनके वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है, सॉइल इरोड हो जाती है। मेजर्स टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन को हम कैसे रोक सकते हैं? स्ट्रिप क्रॉपिंग, प्लांटिंग इन शेल्टर बेल्ट्स इन द हिली एरियाज यूजिंग अ कॉन्टोर प्लोइंग एंड टेरेस फार्मिंग। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे सॉइल इरोजन से बचा जा सकता है। सो बेसिकली थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो।